हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। डियर, बिल्कुल बर्निंग इशू में हम लेकर आए हैं आपके लिए G20। बिल्कुल, क्या G20 के मायने हैं? G20 पे टॉप 20 एमसीक्यू, जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं, हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या एमसीक्यू होने वाले हैं और क्या फैक्ट होने वाले हैं। पूरा G20 डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर, ओवरऑल G20 को शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। बर्निंग इशू रहा है ना, शॉर्ट में इसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें भाई G20 की प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया ने की है और ये किस नंबर का है? 18th नंबर की प्रेसिडेंसी को इंडिया ने किया है ना। तो बिल्कुल बहुत सारी चीजों के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। G20 क्या है डियर? एक ग्रुप है ना, एक ग्रुप है और ग्रुप ऑफ 20 हम बोलते हैं क्या? ग्रुप ऑफ 20। तो चलिए देखते हैं ग्रुप ऑफ 20 यानी 20 ग्रुप ऑफ 20 है। यहां पर डियर हम बोल देते हैं 20 कंट्रीज हैं, लेकिन 19 कंट्रीज और एक आपका कौन है? ग्रुप है जिसे हम यूरोपियन यूनियन, एक आपका यूनियन है। कंट्रीज कौन कौन से हैं देख लेते हैं। फर्स्ट इज, अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना है ना डियर। बिल्कुल, हम सारे कंट्रीज, तो जो G20 है, यहां पर कंट्रीज की बात करें तो अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, कनाडा, यूएस, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, जापान, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया एंड यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ये आपका ग्रुप है। यूरोपियन यूनियन की बात करें डियर, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स के बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है और ये 27 कंट्रीज का ग्रुप है। पहले ये 28 कंट्रीज का ग्रुप हुआ करता था, लेकिन जब से ब्रिटेन बाहर हो गया, ब्रेग्जिट हुआ, तब से ये 27 कंट्रीज का ग्रुप है डियर। 18 कंट्रीज यहां पर ऐसी हैं जो यूरो करेंसी को फॉलो करती हैं, जो यूरो करेंसी को फॉलो करती हैं। तो हमारा 19 कंट्रीज का ग्रुप और एक 19 कंट्रीज का ग्रुप और एक यूरोपियन यूनियन है ना, एक हमारा यूरोपियन यूनियन हो गया। इसके ग्रुप से मिलकर G20 बनता है। 14 आपका यूरोपियन यूनियन हो गया, 15 आपका मेंबर हो गया टर्की, 16 मेंबर है आपका साउथ कोरिया, फिर है आपका 17 में ऑस्ट्रेलिया, 18 आपका रसिया, 19 चाइना और 20 आपका इंडिया। तो ये टोटल 20 का ग्रुप हो गया डियर। यहां पर कोई नंबरिंग नहीं है, बस हमने क्या कर दिया है, डिस्कस कर दिया है 20 ग्रुप्स को। ठीक है, अब भाई किसी भी G20 ग्रुप में क्यों आए? ये इस वजह से आए, वैश्विक प्रॉब्लम्स को लेकर अगर बात करें G20 क्या है ना। G20 द G20 ग्रुप ऑफ 20 इज एन इंटरगवर्नमेंटल फोरम, एक इंटरगवर्नमेंटल फोरम है कंप्राइज्ड ऑफ 19 सोवरेन कंट्रीज, 19 सोवरेन कंट्रीज हैं एंड एक यूरोपियन यूनियन है। तो टोटल 20 का ग्रुप हो जाता है, इसी वजह से इसको हम G20 बोल देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें G20 के तो डियर इसका फाउंडेशन निकल कर आता है 1999 में। 1999 में ये फॉर्म हुआ आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। जब क्राइसिस आई हुई थी, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी डियर 1997 से 1998 में, है ना। एन इनफॉर्मल फोरम ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, जो भी फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर हैं इन कंट्रीज के और सेंट्रल बैंक जो इन कंट्रीज के हैं, वो गवर्नर्स आपस में बैठे और फाइनली एक ग्रुप बनाया जिसे G20 का नाम दिया और डिस्कस किया इंटर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमी को स्टेबल किया जा सके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाई जा सके, क्योंकि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि G20 फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जो कि 1997 से 1998 तक रही, उसकी वजह से यह ग्रुप क्या किया गया था, फ्रेम किया गया था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट इज आगे चलें डियर। अगर हम बात करें 2007 की, G20 वाज अपग्रेड, ये अपने आप को अपग्रेड किया इसने जब ये 1999 में एस्टेब्लिश हुआ, सेटअप हुआ डियर। उसके बाद से यहां पर मीटिंग्स वगैरह जो होती थी वो किसकी होती थी, इन मेंबर कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर की और इन मेंबर कंट्रीज के सेंट्रल बैंक के गवर्नर की। ठीक है, लेकिन फिर इसके बाद में यहां पर एक चेंज निकल कर आया। कब? 2007 में। 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर फिर से 2007 में एक वैश्विक संकट आया। G20 वाज अपग्रेड, इसने अपने आप को अपग्रेड किया और लेवल ऑफ हेड of a state and government in the wake of the global economic and financial crisis। जब फिर से ग्लोबल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस 2007 से 2009 के बीच में आया, तो was designated the premier forum for international economic cooperation।
तो इसने एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच प्रदान किया और यहां पर फिर शेरपाज पार्टिसिपेट करने लगे। शेरपा दैट इज जो भी कंट्री के में मुख्य हेड होते थे, यानी वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर प्रेसिडेंट हो। तो ये सिलसिला शुरू हुआ 2007 से। ठीक है, आई होप बिल्कुल क्लियर होगा। इससे पहले केवल और केवल फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स ही बैठकर मीट किया करते थे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए इन मेंबर कंट्रीज में इसके लिए वर्क करते थे। ठीक है, और वैश्विक मुद्दों पर भी बात होना फिर शुरू हुई। डियर, हम बात करें द G20 समिट हेल्ड इज एनुअली समिट हेड होती है। G20 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है कि आप पूछे सर G20 का हेडक्वार्टर कहां है, क्योंकि हर ईयर यहां पर प्रेसिडेंसी अलग अलग कंट्रीज के पास जाती है। डियर, इसे ट्राइकोडा बोल देते हैं। अगर हम बात करें 2022 में अध्यक्षता किसके पास थी? इंडोनेशिया के पास। इंडोनेशिया से अध्यक्षता किसके पास आई? इंडिया के पास। इंडिया ने होस्ट किया। अब यह अध्यक्षता किसके पास जा रही है? ब्राजील के पास। कब? 2024, और इसके बाद साउथ अफ्रीका के पास जाएगी। लेकिन प्रेजेंट बोले तो ये ट्राइकोडा है, इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील। तो G20 समिट एनुअली हेल्ड होती है अंडर द लीडरशिप ऑफ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी क्या होती रहती है? रोटेट होती रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चले। व्हाट G20 डू? भाई G20 का वर्क क्या है, क्या काम करता है? इट वर्क्स टू एड्रेस मेजर इश्यूज रिलेटेड टू ग्लोबल इकोनॉमी। ये ग्लोबल इकोनॉमी को फोकस करके चलता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था को फोकस करके चलता है। अब इसमें कुछ और भी पॉइंट, 2007 तक तो केवल और केवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर बात हुई, लेकिन फिर वैश्विक लेवल पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे हम बात करें क्लाइमेट चेंज, जैसे हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग, है ना, ड्रिंकिंग वाटर, है ना, हंगर, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ जाते हैं सारे 17, वो भी इसका पार्ट है। तो फिर बात करने लगा ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर, फिर ये बात करने लगा क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन पर, फिर ये बात करने लगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। क्लियर है इतनी बात? तो ये G20 का मुख्य ग्लोबल इकोनॉमी को मेजर इश्यूज को लेकर फोकस करना है और ग्लोबल लेवल पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशन, उनको सॉल्व करना, उनका हल निकालना, रिजोल्यूशंस लेकर आना, ये इसकी वर्किंग है। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ जाते हैं। आप सभी टाइम टू टाइम सुनते हैं एसडीजी गोल्स को फुलफिल करना होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिए गए। डियर, अगर हम बात करें ये गोल्स कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट आपको दिख रहा है नो पॉवर्टी, पॉवर्टी पर फोकस करना है। हंगर, नो हंगर पे फोकस करना है। गुड हेल्थ, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होना चाहिए। क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। गुड जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए डियर। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर निकल कर आ रही हैं। नेक्स्ट इज है आपका रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, असमानता जो है वो कम होनी चाहिए इनइक्वालिटी की, कोई बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब है। नेक्स्ट पॉइंट है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, है ना। फिर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, है ना, जिसके पास संसाधन है वो बहुत मिसयूज कर रहा है ना। प्रोटेक्ट द प्लेनेट को क्या करें? प्रोटेक्ट करें भाई, अर्थ को, प्लेनेट को प्रोटेक्ट करें। लाइफ बिलो वाटर, भाई लाइफ, वाटर कम होता जा रहा है, बिना वाटर के कैसा होगा जीवन, है ना। फिर लाइफ ऑन लैंड, भाई लैंड को भी खराब कर रहे हैं, लैंड को भी सेव करना है। पीस एंड जस्टिस, भाई पीस होना चाहिए और जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। और लास्ट इज 17 जो गोल आता है वो आता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, भाई पार्टनरशिप करें और गोल्स को अचीव भी करें, है ना। हमने टारगेट तो बना लिया लेकिन अचीव कुछ भी नहीं किया, तो इससे भी काम नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट हम चलेंगे डियर। अगर बात करें द G20 इनिशियली फोकस्ड, ये इनिशियली फोकस करता था किस पर? ब्रॉड माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज। अब आप सभी जानते हैं माइक्रो इकोनॉमी क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज क्या होते हैं। मैक्रो इकोनॉमी होती है जो आपका किसने, भाई कीन्स ने कॉन्सेप्ट दिया था माइक्रो और मैक्रो का। मैक्रो इकोनॉमिक्स कि भाई हमें क्या करना है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना है, जीडीपी ग्रोथ लेकर आनी है, तो ये ब्रॉड मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज हैं। बट इट हैज सिंस एक्सपेंडेड इट्स एजेंडा इंटर एरिया इंक्लूड, फिर इसने अपने आप में और भी चीजें इंक्लूड की। क्या इंक्लूड किया? ट्रेड को इंक्लूड कर दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐड कर लिया, हेल्थ को ऐड कर लिया, एग्रीकल्चर को ऐड किया, एनर्जी को, एनवायरमेंट को, क्लाइमेट चेंज को, एंटी करप्शन को। यानी अब G20 की जब मीट होती है तो इन सारी चीजों को फोकस किया जाता है, इन पर बातचीत होती है और सारे मेंबर ऑफ ग्रुप कंट्रीज मिलकर इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए रिजोल्यूशंस लाते हैं, सॉल्यूशंस लेकर आते हैं। ठीक है, चलिए
इसी के साथ नेक्स्ट इज भाई बात करें, इट अकाउंट्स फॉर अराउंड, अगर हम बात करें G20 कितना बड़ा है, 85% ग्लोबल जीडीपी, ऑल ओवर वर्ल्ड का 85% ग्लोबल जीडीपी पार्टिसिपेट करता है। ये परसेंटेज आपको ध्यान रखना होगा। 75% ग्लोबल ट्रेड को पार्टिसिपेट करता है, यानी ट्रेड जो होता है G20 कंट्रीज जो हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, 75 ग्लोबल ट्रेड को ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ग्लोबल ट्रेड यहां पर 75% आता है G20 से ही, 85% ग्लोबल जीडीपी और 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशन, यानी ओवरऑल पॉपुलेशन का 2/3 कहां पर है, ये G20 में ही है। तो आप समझ सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल इकोनॉमी के लेवल पर कितना बड़ा रोल प्ले करता है G20। ठीक है डियर, बिल्कुल। नेक्स्ट हम चले, बिल्कुल अध्यक्षता भारत के पास G20, भारत देवनागरी लिपि में लिखा हुआ आपको दिख रहा है भारत। और भारत की बात करें तो यहीं से बिल्कुल वेलकम करते हैं भारत में G20 का। G20 वेलकम करते ही ये ग्लोबल, हमें इतना बड़ा वैश्विक एक प्लेटफॉर्म मिला G20 को प्रेसिडेंसी करने का, यहीं से इंडिया का नाम भारत, आपने देखा बिल्कुल इनविटेशन लेटर जो गया वो भारत के नाम से गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हम सुनते थे वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से लेटर गया। डिनर के लिए इनवाइट किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर गया। तो एक ये कंट्रोवर्सी यहां से निकल कर आई। और डियर बिल्कुल भारत और इंडिया क्या डिफरेंस है, तो बहुत ही शॉर्ट में हम देखने की कोशिश करें। डियर अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये नाम इंडिया जो निकल कर आया, ये बहुत पुराना नहीं है। ये ब्रिटिशर्स के टाइम से, ब्रिटेन की कॉलोनी जब रहे थे, ब्रिटेन ने आधिपत्य किया था, तब से ये इंडिया नाम निकल कर आया। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, तो भारत बहुत प्राचीनतम, हम बात करें ऋग्वेद से लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तक भारत वर्ड यूज हुआ है। हमारे आर्टिकल में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, और भारत का मतलब बिल्कुल आप सभी जानते हैं, जम्मू द्वीपे भारतवर्षे। हमारे प्राचीनतम वेदों में, जैसे मैंने बताया, ऋग्वेद से शुरू होकर कॉन्स्टिट्यूशन तक भारत वर्ड आया, और ये मीनिंगफुल वर्ड है। ये हमारे कल्चर को, हमारे साहित्य को, हमारे एंशिएंट प्राचीनतम चीजों को दिखाता है, हमारे पूर्वजों को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से डियर भारत वर्ड ही हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में भारत, हमारे कल्चर, हमारे साहित्य, भारत एक देश, त्यागों का देश है, तपस्वियों का देश है ना, जो हमें मिला है। और अतिथि देवो भव मानसिकता के साथ हम आगे बढ़ते हैं। वसुधैव कुटुंबकम यहां पर इसकी थीम रही है, आप सभी को पता है। हम उस मानसिकता को फॉलो करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भार भवेत्। जब भी कभी कोई दुख आया ग्लोबल वैश्विक लेवल पर, तो भारत सबसे आगे खड़ा रहा है हेल्प करने के लिए, सहयोग करने के लिए। चाहे वो हम कोविड की बात करें, या सुनामी की बात करें, या हम अर्थक्वेक की बात करें, या हम किसी भी बात कर लें, तो ग्लोबल लेवल पर इतनी बड़ी प्रेसिडेंसी है ना, तो इस वजह से अध्यक्षता मिलने के टाइम ही हमें भारत नाम हमने यूज करना शुरू किया। और एक स्पेशल सेशन भी बुलाया गया है, आप सभी को पता है। तो इस सेशन में क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्या होने वाला है ना, तो भारत वर्ड को यूज किया। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव। तो चलिए करते हैं वेलकम G20 का इंडिया में। तो डियर बिल्कुल आप देख रहे हैं इस तरह की पिक्चर्स, है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां कश्चित, है ना। तो बिल्कुल इसी श्लोक के साथ बिल्कुल यहां पर शुरू हो रही हैं चीजें, आप देख रहे हैं पिक्चर्स को, और ये प्रगति मैदान आपको दिख रहा है। और फिर इसके साथ ही आ जाए भारत मंडपम, तो बिल्कुल वेलकम, वेलकम है आपका G20 में। यहां पर डियर आप देख पा रहे हैं भारत मंडपम, जो कि कन्वेंशन सेंटर, जिसका उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी। और ये ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, जहां पर एक साथ बहुत, है ना, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन के साथ मीटिंग्स और सारी चीजें हेल्प की जा सकती हैं। तो बिल्कुल डियर ये नटराज की मूर्ति निकल कर आई, और ये बिल्कुल हमारी वेलकम मूर्ति है। विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा G20 शिखर सम्मेलन स्थल में दिल्ली में क्या की गई, स्थापित की गई। इससे इंपॉर्टेंट बहुत सारे फैक्ट और पॉइंट्स बनेंगे। 27 फुट ऊंची है, अष्ट धातु से बनी है, 18 टन इसका वजन है। इसके साथ ही अगर हम बात करें डियर, ये GST सहित 10 करोड़ रुपए का खर्च आया है इसको बनाने में। 61 वर्षीय श्रीकांत स्थापित और उनके भाई राधा कृष्ण स्थापित और स्वामीनाथन स्थापित, जो कि तमिलनाडु के तंजावुर से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ये मूर्तिकार है, और ये नटराज की मूर्ति आप बिल्कुल देख पा रहे हैं डियर। इसके साथ ही बिल्कुल हम बात करें चक्र से लेकर, है ना,
हम बात करें नटराज की मूर्ति से लेकर चक्र तक की, तो बिल्कुल भारत के कल्चर को और साहित्य को ऑल ओवर वैश्विक लेवल पर दिखाने एक पहचान है ना, हमारी जो पहचान है वो ऑल ओवर बहुत ही अपने कल्चर और साहित्य से है। जैसे बोला जाता है, विचारों से और मन से और विचारों से आजाद रहिए, लेकिन जुड़े रहिए अपने संस्कारों से और अपनी जड़ों से, क्योंकि यही आपको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। हम कितने दिन रहेंगे, 60 साल, 70 साल, 80 साल, लेकिन देश रहना चाहिए, है ना। देश रहना चाहिए। कोई भी कंट्री और कोई भी ग्रुप अगर सोचता है तो वो 100 साल, 500 साल, वो 50 साल, 60 साल, 10 साल के बीच बारे में नहीं सोचता, वो आगे शताब्दी में सोचता है कि आगे की शताब्दी कैसी होगी, आने वाली शताब्दी कैसे होगी। ठीक है, तो बिल्कुल चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। ये एक वीडियो है, इसको आप देख सकते हैं बिल्कुल किस तरह से जॉय बाइडेन का वेलकम करते हुए, और बिल्कुल फिर इसके साथ ही प्रेसिडेंट साहिबा से मिलेंगे। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम, ये थीम रही है। बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस हैं बिल्कुल सिंपल से हैं जो आपको पता रहने चाहिए। चलिए इसी के साथ ही नेक्स्ट इज बिल्कुल ऋषि सुनक, यूके, एंड इसके साथ ही इंडिया होल्ड्स प्रेसिडेंसी ऑफ द G20। G20 की अध्यक्षता इंडिया को कब मिली थी डियर? अगर हम बात करें, इससे पहले इंडोनेशिया के पास जो अध्यक्षता थी, तो 1 दिसंबर 2022 से 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक ये अध्यक्षता इंडिया के पास है। जैसा आप देख पा रहे हो, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। नेक्स्ट इज, यहां पर भी आप देख पा रहे हैं डियर, भारत आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, है ना। भारत आपको दिख रहा है। पहली बार वैश्विक लेवल पर भारत वर्ड को पूरी तरह से यूटिलाइज किया गया, यूज किया गया। हमारी एयरलाइंस या हमारे कंट्रीज के जो भी डेलीगेट्स जाते हैं, जो एयरलाइंस होती हैं, जो फ्लाइट्स होती हैं, उनके जेट होते हैं, वहां पर भारत ही लिखा होता है। ठीक है, चलिए। अफ्रीकन यूनियन बिकेम अ परमानेंट मेंबर ऑफ द G20। आप सभी को पता है अब G20 ऑफिशियल तो G20 है, लेकिन अब मेंबर हो गए हैं यहां पर कितने, 21 मेंबर हो गए हैं, क्योंकि 21वां जो मेंबर है वो अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाया, और ये बिल्कुल रेजोल्यूशन पूरी तरीके से पास हुआ और 21वां मेंबर G20 को मिला। तो अभी ऑफिशियल कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, तो अभी इसे हम G20 ही बोल रहे हैं, लेकिन मेंबर्स कितने हो गए हैं, 21 हो गए हैं। अगर आगे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इस तरह की आती है तो फिर हम इसे G20 ना बोलकर G21 बोलेंगे। ठीक है डियर, लेकिन अब मेंबर कंट्रीज कितने हो गए हैं, आपके 21 हो गए हैं। 19 कंट्रीज हैं और 2 आपके ग्रुप हैं, एक है आपका यूरोपियन यूनियन और एक है आपका अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो 55 कंट्रीज का ये क्या है, ग्रुप है। 55 कंट्रीज का ये क्या है, ग्रुप है। नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल उनको बुलाया और परमानेंट सीट पर एस जयशंकर उनका वेलकम करके आए, एस जयशंकर उनको लेकर आए अपने साथ, अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट को, और फाइनली फिर उनको उनकी सीट पर बैठाया गया और कहा गया कि अध्यक्षता स्वीकार करिए, और उन्होंने ये अध्यक्षता स्वीकार की, है ना। तो बिल्कुल देखते हैं, नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल गले मिले हैं और फाइनली इसके साथ इनको अध्यक्षता स्वीकार कराई गई है, और फाइनली इन्होंने अध्यक्षता को स्वीकार किया है ना। तो बिल्कुल 21वां नया मेंबर अफ्रीकन यूनियन बना है डियर। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सक्सेसफुल मीट रही है G20 इंडिया की। 112 रेजोल्यूशन, 112 रेजोल्यूशंस को क्या किया गया है, पास किया गया है। इसी के साथ डियर हम चले तो बिल्कुल G20 समिट 18th एडिशन, होस्ट कंट्री इंडिया, वेन्यू अगर बात करें तो भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, न्यू दिल्ली। इट इज द फर्स्ट G20 समिट है जो हेल्ड हुई है इंडिया में, एंड एज वेल एज इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में भी पहली समिट है, साउथ एशिया में भी पहली समिट है। कौन से 2 कंट्रीज भाई नहीं आए, आप सभी को पता है, चाइना सी जिनपिंग, और रशिया से अगर हम बात करें व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, इसके साथ ही कितने ऐसे मेंबर कंट्रीज हैं जिनको इंडिया ने मेंबर कंट्रीज नहीं है लेकिन फिर भी इनवाइट किया था, कितने कंट्रीज है, डायरेक्टली क्वेश्चन ये बनता है, 9 है ना। 9 मेंबर्स ऐसे हैं जो नॉन G20 मेंबर्स थे और उनको भी इन्वाइट किया गया। ठीक है, तो ये बहुत ही शॉर्ट से क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चन तो हम थोड़े अच्छे लेवल के करेंगे, है ना, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हम बिल्कुल बहुत ही सही तरीके से करेंगे। अभी चलते हैं बिल्कुल क्वेश्चंस की तरफ। तो फटाफट बिल्कुल अगर हम बात करें, भारत में बिल्कुल डिनर से लेकर सिल्वर कोटेड जो है पॉट है, बर्तन है, उनको यूज किया गया था भारत के कल्चर और साहित्य को दिखाते हुए। और यहाँ पर मिलेट यानी बाजरे से बने हुए व्यंजन बहुत ज्यादा परोसे गए थे, है ना। बाजरे से बने हुए व्यंजन यानी मिलेट्स, जो मोटे अनाज होते हैं, उनको बहुत यूज किया गया, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर मिलेट के लिए घोषित किया है इंडिया के आह्वान पर, है ना। तो ये 2023 जो वर्ष है, ये बाजरा
वर्ष घोषित किया गया है, मोटे अनाजों के लिए ये वर्ष घोषित किया गया है। तो G20 में भी ये देखने को मिला, बहुत सारे व्यंजन थे जो मोटे अनाजों से तैयार किए गए थे। ठीक है, तो इसके साथ ही डियर नेक्स्ट इज बिल्कुल वसुधैव कुटुंबकम से आयोजन स्थल का नाम भारत मंडपम और नटराज प्रतिमा से लेकर कोणार्क चक्र तक। कोणार्क चक्र की बात करें तो बिल्कुल कोणार्क का सूर्य मंदिर आप सभी जानते हैं, उड़ीसा में है और इसको ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं। व्हाइट पगोडा जगन्नाथपुरी का मंदिर है, उसे जानते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम की थीम के साथ भारत मंडपम और नटराज प्रतिमा से लेकर कोणार्क चक्र तक भारतीय संस्कृति और प्रतीकों को देश की नरम शक्ति का प्रदर्शन करने वाले G20 शिखर सम्मेलन में प्रमुखता मिली है। और भारत वैसे भी अपने कल्चर, अपने साहित्य और अपने अतिथि सत्कार के लिए जाना जाता है। ये वो नगरी है जहां अतिथि देवो भवा, अतिथि को भगवान के समान दर्जा दिया जाता है। और फिर तो ये G20 की अध्यक्षता है ना, फिर तो ये G20 की अध्यक्षता है। नेक्स्ट इज अफ्रीकन यूनियन की बात करें डियर, बात हुई है। अफ्रीकन यूनियन फाउंडेड हुआ 9 जुलाई 2022 को। हेडक्वार्टर आदिस अबाबा इथोपिया में है। चेयरमैन की बात करें तो ऑजिल ओसोमानी है। अफ्रीकन यूनियन इज अ कॉन्टिनेंटल यूनियन कंसिस्टिंग 55 मेंबर्स स्टेट्स लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय संघ है जिसमें अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित 45 सदस्य देश क्या हैं, शामिल हैं। ठीक है डियर, कितने 45 नहीं सॉरी 55 होगा डियर, ये आपका यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हुआ है, आप देख पा रहे हैं 55 मेंबर्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज द 18th G20 summit successfully concluded in New Delhi on 10th September 2023 with India handing over the presidency of to Brazil। प्रेसिडेंसी किसको दे दी गई, ब्राजील को दे दी गई, जिसमें ब्राजील को अध्यक्षता क्या कर दी है, इंडिया ने सौंप दी है। ठीक है डियर, वन अर्थ वन फैमिली फ्यूचर थीम के साथ चले। नेक्स्ट इज बिल्कुल दैट इज, तो 18th समिट थी, 19th ब्राजील, नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट इज दूसरे दिन अगर हम बात करें तो अभी राजघाट गए, अपने आप में आप देख पा रहे हैं, है ना, बिल्कुल राजघाट गए। और ये जो खादी आपको दिख रहा है, खादी का गमछा डाले हुए हैं सब अपने राष्ट्राध्यक्ष, ये अपने आप में बड़े गर्व की बात है। 20 कंट्रीज जो कि टॉप G20 कंट्रीज के चेयरमैन हैं, शेरपाज हैं, वो अपने गले में गमछा डाले हुए खादी का और फाइनली राजघाट पर जा रहे हैं, है ना, राजघाट पर जा रहे हैं, समाधि स्थल पर जा रहे हैं महात्मा गांधी जी की, है ना, बिल्कुल। तो ये यहां से ये रहा डियर। इसके बाद में चलिए फटाफट से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। व्हाट इज द फोकस ऑफ द रशिया यूक्रेन सेक्शन इन द G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। G20 नई दिल्ली घोषणा में रूस यूक्रेन खंड का फोकस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। 112 रिजोल्यूशन को पास किया गया है ना। फिर और भी हम पॉइंट देखते रहेंगे। अभी फटाफट से इस सेशन में हम लोग 20 क्वेश्चंस करते हैं, तो फटाफट आंसर करेंगे। ऑप्शन दिए आपके दिए हुए हैं, कंडेमनिंग रशिया एज एन एग्रेसर, territorial integrity and sovereignty principles, avoiding any mention of the conflict, promoting territorial conquest by force। ये राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका ऑप्शन बी इज राइट नाउ, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नई दिल्ली घोषणा में रूस यूक्रेन खंड का फोकस क्या था, यहां पर बहुत ही सही तरीके से इंडिया ने अपनी बात को रखा, अपने वक्तव्य को रखा, बिना रशिया को क्या करते हुए, डिस्टर्ब करते हुए, बिना रशिया को आक्रामक रुख उसका बताए हुए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन चेंज इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मेट कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल ज्वाइंट डिक्लेरेशन। पारंपरिक संयुक्त घोषणाओं की तुलना में G20 नई दिल्ली घोषणा ने अपने संरचनात्मक प्रारूप को कैसे बदल दिया। इंट्रोड्यूस्ड अ सिंगल पैराग्राफ फॉर्मेट, या एडेड मोर चैप्टर्स, या ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट इनटू 10 चैप्टर्स, या फिर इंक्लूडेड ओनली द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सेशन। तो फिर बात करेंगे, यहां पर राइट आंसर आपका निकल कर आएगा ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट इनटू 10 चैप्टर्स। 10 चैप्टर्स में क्या किया, ऑर्गेनाइज किया गया इसके कंटेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अफ्रीकाज परमानेंट मेंबरशिप इन द G20 एज मेंशन्ड इन द डिक्लेरेशन। जैसा कि घोषणा में बताया गया, G20 में अफ्रीका का स्थायी सदस्यता का क्या महत्व है। ग्रेटर इंक्लूसिविटी एंड कोऑपरेशन विद अफ्रीका, या अ कमिटमेंट टू द एक्सक्लूड अफ्रीका फ्रॉम G20 डिस्कशन, एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अफ्रीकाज डिसएंगेजमेंट फ्रॉम ग्लोबल अफेयर्स, अ फोकस ऑन एक्सक्लूडिंग अफ्रीका फ्रॉम फ्यूचर G20 प्रेसिडेंसीज। तो ये राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका ग्रेटर इंक्लूसिविटी एंड कोऑपरेशन विद अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज आर सेट टू होल्ड द G20 प्रेसिडेंसी आफ्टर इंडिया इन द कमिंग ईयर। कमिंग ईयर के लिए किसके पास जाने वाली है, तो बिल्कुल डियर हम चलेंगे आंसर की तरफ।
आंसर है यहां पर ब्राजील, साउथ अफ्रीका एंड द यूएस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which chapter of the G20 New Delhi Declaration were issues related to sustainable economic growth and financial inclusion addresses? चैप्टर ए preamble, चैप्टर एफ ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट, या फिर चैप्टर जी जेंडर इक्वालिटी, या फिर चैप्टर बी स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा चैप्टर बी, स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ पर बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट इज, what did the declaration emphasize in the accelerating progress on sustainable development goal chapter? घोषणा में सतत विकास लक्ष्यों पर त्वरित प्रगति अध्याय में किस पर जोर दिया गया? क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस, एंटी करप्शन मेजर्स, eliminating hunger and improving health, reforming international financial institutions। तो राइट आंसर निकल कर आएगा डियर, eliminating hunger and improving health। हंगर को एलिमिनेट किया जाए और हेल्थ को इंप्रूव किया जाए। Next is, which theme the highlighted in the Green Development Pact for a Sustainable Future chapter of the Declaration? घोषणा में सतत भविष्य के लिए हरित विकास संधि अध्याय में किस विषय पर प्रकाश डाला गया है? डियर आप ऑप्शंस देख सकते हैं, काउंटर टेररिज्म मेजर्स, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, या फिर कल्चरल डाइवर्सिटी। तो राइट इज सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशंस, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशंस। नेक्स्ट इज, what key aspect of the declaration is related to the G20 commitment to inclusivity and cooperation? घोषणा में कौन सा प्रमुख पहलू G20 की समावेशिता और सहयोग की प्रतिबद्धता से संबंधित है? Mention of territorial conquest by force, exclusion of engagement groups and initiatives, Africa's permanent membership, Russia China bloc dominance। तो राइट आंसर है आपका अफ्रीका's permanent membership, option C is the right now। Next question is, which region is set to hold the G20 presidency in 2026 according to the declaration? घोषणा के अनुसार कौन सा क्षेत्र 2026 में G20 की अध्यक्षता के लिए तैयार है? यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये राइट आंसर है आपका द यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट इज, what was not one of the major theme or issues covered in the various chapters of the G20 New Delhi Declaration? G20 नई दिल्ली घोषणा के विभिन्न अध्यायों में शामिल प्रमुख विषय या मुद्दों में से एक क्या नहीं था? जेंडर इक्वलिटी, काउंटर टेररिज्म, टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट, या फिर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। डियर आप देख पा रहे होंगे क्या यहां पर भिन्न है, क्या यहां पे डिफरेंट है? भाई जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, काउंटर टेररिज्म बिल्कुल फोकस करना चाहिए इस पे, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट क्योंकि ग्रुप है तो यहां पर टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन यहां पर पूछा है ना आपसे क्या, नॉट वन ऑफ द, तो बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज द अफ्रीकन यूनियन फॉर्म्ड एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम इट्स प्रीडिसेसर्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी? अफ्रीकी संघ का गठन क्यों किया गया और यह अपने पूर्ववर्ती अफ्रीकी एकता संगठन से किस प्रकार भिन्न है? ऑप्शंस दिए हैं, आप डायरेक्टली देख सकते हैं डियर। टू प्रमोट कॉलोनियल रूल इन अफ्रीका, या टू एड्रेस कंटेम्परेरी इश्यूज द फॉस्टर कोऑपरेशन, या टू सपोर्ट लिबरेशन मोमेंट द OAU फोकस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, या टू फैसिलिटेट इंटरनल ट्रेड द OAU फोकस्ड ऑन पीस कीपिंग। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा ऑप्शन बी आपका, टू एड्रेस कंटेम्परेरी इश्यूज एंड फॉस्टर कोऑपरेशन द OAU प्राइमरली फोकस्ड ऑन इंडिपेंडेंस। ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट नोटेबल अचीवमेंट ऑफ द अफ्रीकन यूनियन इज मेंशन्ड इन द पैसेज? अगर हम बात करें परिच्छेद में अफ्रीकी संघ के किस उल्लेखनीय उपलब्धि का उल्लेख किया गया है? अफ्रीकी संघ की किस उपलब्धि का उल्लेख किया? सक्सेसफुल रेजोल्यूशन ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट इन अफ्रीका, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्री ट्रेड एरिया, या फिर प्रमोशन ऑफ एक्सटर्नल फंडिंग फॉर इट्स ऑपरेशंस, या इन्वॉल्वमेंट इन ओवर 200 कूप्स इन अफ्रीका। तो ये राइट आंसर निकल कर आएगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वन ऑफ द चैलेंज फेस्ड बाय द अफ्रीकन यूनियन एज मेंशन्ड इन द पैसेज? जैसा कि परिच्छेद में बताया गया है, अफ्रीकी संघ के सामने आने वाली चुनौतियों में से क्या है? क्या चुनौती है उनमें से एक है? एन अबंडेंस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सक्सेसफुल प्रिवेंशन ऑफ ऑल कूप्स इन अफ्रीका, या ओवर रिलायंस ऑन एक्सटर्नल फंडिंग, या inadequate diplomatic effort in conflict resolution। बहुत ही रिलेवेंट ऑप्शंस हैं डियर, इसके बारे में आपने डिटेल में देखा होगा सारी चीजें, तभी आप आंसर्स कर पाएंगे।
है ना, क्योंकि शॉर्ट समरी है, बहुत ही डिटेल में जब लेकर जाएंगे एडिटोरियल एंड अदर पार्ट पे जब आप देखेंगे तभी, है ना डियर। तो राइट आंसर है यहाँ पर ओवर reliance on external funding. Option C is the right now. Next is, what role does the African Union's inclusion in the G20 potentially play on the global stage? G20 में अफ्रीकी संघ का शामिल होना संभावित रूप से वैश्विक मंच पर क्या भूमिका निभाता है? It reduce Africa's influence in global decision making? जी नहीं. It provide a platform for the AU to advocate for reforms and advance African interest. It limits discussion on economic development and trade. या फिर इट डिमिनिशेस द विजिबिलिटी ऑफ अफ्रीकन कॉन्सर्न्स? भाई ऑप्शन बी आपका राइट होगा। इट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म मिल गया एयू टू एडवोकेट फॉर रिफॉर्म्स एंड एडवांस अफ्रीकन इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज, विच समिट मार्क द एडमिशन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द G20? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, 18th G20 हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट समिट इन न्यू दिल्ली, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट नाउ। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी अफ्रीकन मेंबर्स स्टेट्स आर पार्ट ऑफ द अफ्रीकन यूनियन? कितने अफ्रीकी सदस्य देश अफ्रीकी यूनियन एयू का हिस्सा है? 10, 30, 55 या 100? राइट इज 55। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द अफ्रीकन यूनियंस एफर्ट सिंस इट एस्टेब्लिशमेंट? अपनी स्थापना के बाद अफ्रीकी संघ के प्रयासों का प्राथमिक फोकस क्या है? सपोर्टिंग लिबरेशन मूवमेंट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल इंटीग्रेशन, प्रमोटिंग कॉलोनियल रूल इन अफ्रीका, या प्रिवेंटिंग यूनिटी अमंग अफ्रीकन नेशंस? तो ये राइट आंसर होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी इज राइट नाउ। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द गोल ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्री ट्रेड एरिया? अफ्रीकी द्वीपीय महाद्वीपीय मुक्त व्यापार का लक्ष्य क्या है? तो डियर राइट आंसर यहां जाएगा टू प्रमोट रेगुलेटरी हार्मोनाइज एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट इज, व्हाट डज द अफ्रीकन यूनियन प्राइमरली रिस्पॉन्ड टू कूप इन अफ्रीका? अफ्रीकी संघ मुख्य रूप से अफ्रीका की तख्तापलट पर कैसे प्रतिक्रिया देता है? Through military interventions, by providing financial support to coup leaders, through diplomatic efforts, by ignoring coup attempts? Right is through diplomatic efforts. Diplomatic efforts. Next is, what does the African Union's inclusion in the G20 provide in terms of global decision making? G20 अफ्रीकी संघ का शामिल होना वैश्विक निर्णय लेने की दृष्टि से क्या प्रदान करता है? But it limits AU involvement in the global issues. Yeah, it allows the AU to shape global trade and finance decisions. Yeah, it reduces Africa's presence on the international stage. Yeah, it isolates African interest from global discussion. तो राइट आंसर भाई अलाउ कर दिया आपका अफ्रीकन यूनियन टू शेप ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस डिसीजंस। नेक्स्ट इज, तो बिल्कुल यार आई होप आपको ये हमारा आज का 20 क्वेश्चन हमने रखे, क्योंकि G20 में भी 20 क्वेश्चन ना रहे तो कहां रहेंगे? तो G20 है ना, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस थीम के साथ भारत मंडपम, नटराज की मूर्ति से लेकर कोणार्क तक भारत के संस्कृति को, कल्चर को, साहित्य को दिखाते हुए और भारत नाम से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। तो बिल्कुल डियर, विचारों से और मन से आजाद रहिए, लेकिन जुड़े रहिए अपने संस्कारों से और अपनी जड़ों से, क्योंकि यही भारतीय संस्कृति और सभ्यता हमें सिखाती है कि अपने पूर्वजों का, अपने बड़ों का और इस भारत की संस्कृति को हमेशा सुदृढ़ और मजबूत करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर। एवरी वेडनेसडे आपको इसी तरह के बर्निंग टॉपिक पर कुछ ना कुछ इश्यूज पर आपको सेशन मिलेगा। ठीक है डियर, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।